हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएसपी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस के ज्योग्राफी के संबंधित प्रश्नों के बारे में जो प्रीवियस ईयर के होने वाले हैं, और ऐसे प्रश्न डिस्कस करेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछे गए। ये ज्योग्राफी का पार्ट 2 होने वाला है, तो दोस्तों वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपका, सौरमंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो इसमें अगर हम बात करें, ऑप्शन है वरुण ग्रह, ठीक है, बुध ग्रह, शनि ग्रह या शुक्र ग्रह। तो इसका सही जवाब आपका शुक्र ग्रह हो जाता है, क्योंकि शुक्र ग्रह जो आपका है वो पृथ्वी की तरह ही मिलता जुलता ग्रह है, इसलिए इसको जुड़वा ग्रह कहते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किसे अमूमन ग्रह नहीं माना जाता है? मंगल, यम, बृहस्पति या शनि। तो इसमें से सही जवाब आपका यम हो जाएगा। ये प्लूटो जो आपका है इसको विशेष करके ग्रह नहीं माना जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि नीता अपनी मित्र के समक्ष हमारे सौरमंडल के सबसे छोटे ग्रह का वर्णन कर रही है। वह इनमें से किस ग्रह का वर्णन कर रही है? तो ऑप्शन है शुक्र, बुध, मंगल या पृथ्वी। तो इसका जो सही जवाब आपका हो जाएगा वो आपका बुध इज द राइट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा ग्रह है मर्क्यूरी। अगर बात करें यहाँ पे सबसे छोटा ग्रह यही है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है? यूरोप, टाइटन, एटलस या कर्म। तो इसका सही जवाब आपका टाइटन हो जाएगा। टाइटन इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। फिर हम बात करें यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड का चारोन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है? होमिया, प्लूटो, मंगल या शनि। तो इसका जो सही जवाब आपका हो जाएगा वो प्लूटो हो जाएगा। इसका एक चारमोन नामक एक उपग्रह है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौरमंडल का बौना ग्रह, ठीक है यूरोपा, कैलिस्टो, मेक या फिर गैनीमीड। तो इसका जो सही जवाब आपका हो जाएगा वो हो जाता है ये मेक, ठीक है। ये आपका अगर बात करें सौरमंडल का सबसे बौना ग्रह है, ठीक है, सबसे बौना ग्रह है, याद है। ये तरीके से उपग्रह माने जाते हैं। अगला है कि गैनीमीड नामक चंद्रमा वाले ग्रह का नाम बताएं। बृहस्पति, मंगल, शुक्र या फिर शनि। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बृहस्पति हो जाएगा। बृहस्पति इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी लगभग कितना है? तो चंद्रमा से पृथ्वी की जो दूरी कही गई है वो यहाँ पे 3,84,400 किलोमीटर के आसपास की दूरी है, अगर बात किया जाए तो। अगला है कि हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा का हिस्सा है? ये तो सबसे आसान प्रश्न हो जाएगा यहाँ पे। मिल्की वे, हमारा जो सौरमंडल है उसको सौरमंडल किस आकाश, तो मिल्की वे आकाशगंगा का नाम है, इसका हिस्सा है, याद रखिएगा। अगला है कि क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर के किनके बीच चक्कर लगाते हैं? पृथ्वी और मंगल, मंगल और बृहस्पति, बृहस्पति और शनि और वरुण। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि किसके आगे पीछे अगर बात किया जाए तो यहाँ पे मंगल और बृहस्पति के आगे पीछे ये चक्कर लगाते हैं, मार्स एंड जुपिटर के बीच में, ठीक। अगला है कि हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह मंगल, बृहस्पति, शनि या बुध। तो सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है। तो ग्रह से संबंधित प्रश्न आपके पूछे जाते हैं पेपर में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? अगर बात किया जाए यहाँ पे तो सूर्य के निकट अगर देखा जाए यहाँ पे तो सबसे यहाँ पे बुध हो जाएगा। बुध इज द राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा सभी लोग। अगला देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे भू आकृति प्रक्रियाओं में मंद संचलन के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? भूस्खलन, मंद विरूपण, पंख प्रवाह या फिर मृदा प्रवाह। तो इसका जो सही जवाब आपका हो जाएगा वो आपका मंद विरूपण हो जाएगा। मंद विरूपण इज द राइट आंसर होगा इसका, अगर ध्यान से देखें तो। भैया अगला नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से अक्षांश के समानांतर मकर रेखा को दर्शाते हैं? तो समानांतर मकर रेखा की बात हो रही है, भैया ध्यान से देखिएगा। उत्तरी गोलार्ध की बात हो रहा है यहाँ पे 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, या फिर दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री की बात कर रहा है। फिर यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध की 23.5 डिग्री की बात कर रहा है, उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री की यहाँ पे बात हो रही है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाता है यहाँ पे, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री, ठीक है ना। साउथ वाले रीजन की बात हो रही है यहाँ पे, याद रखिएगा साउथ वाले, ठीक है। चलिए अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? गंगखर, पुनसुम, कुला, कांगड़ी,
जोमोलाहारी या फिर गिप मोची, ठीक है, गिप मोची की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसका सही जवाब गंगखर, गंगखर हो जाएगा आपका। गंगखर जो है ये सबसे ऊंचा पर्वत है आपका भूटान का, और ये तीनों के तीनों भी आपके भूटान में ही पड़ते हैं, ठीक है, ये भी भूटान के ही पर्वत है, याद रखना। अगला है कि पृथ्वी का मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं, उसको पैंजिया कहा जाता था। एकदम आसान प्रश्न है, एक ही विशाल खंड था जिसको पैंजिया, बाद में यही अलग हो गया। अगला है आपका कि किस ठीक है, यामोत्तर पर मध्ययात्री होगी जब ग्रीनविच पर दोपहर 12 बजे होंगे। ये 2021 में पूछा गया था। तो 180 डिग्री पूर्व पे होगा ये ऐसा, ठीक है, 180 डिग्री ईस्ट पे आपको देखने को मिलेगा। अगला है कि उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखाएं क्या कहलाती हैं। तो इनको क्या बोलते हैं हम, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखाओं को हम क्या कहते हैं, तो उनको हम देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है, देशांतर रेखा कहा जाता है, याद रखिए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 21 में भी पूछा भी गया है। अगला है आपका कि किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है यहाँ पे। तो 21 जून, 21 मार्च, या फिर 22 दिसंबर, या फिर 23 सितंबर। तो क्या पूछा है यहाँ पे कि भैया सबसे लंबा दिन होता है और सबसे लंबी रात की बात हो रही है यहाँ पे। तो 21 जून को सबसे लंबा दिन होगा, सबसे छोटी रात होगी, ठीक है, सबसे छोटी रात होगी। अगला है कि जे केपलर डॉट के नियमों की खोज के लिए प्रसिद्ध है। तो केपलर की अगर हम बात करें, यहाँ पे खोज की बात किया जाए आपका, तो केपलर साहब ये गति के लिए है, गति की स्पीड के लिए इन्होंने खोज किया था। अगला है कि पृथ्वी का केंद्र भाग कोर मुख्य रूप से बना होता है निकल और सिलिका, सिलिका और लोहा, सिलिका और मैग्नीशियम, या सिलिका और, ठीक है, एल्यूमिना, ठीक है, एल्यूमिना। तो किसका बना होता है पूछ रहा है यहाँ पे कि भैया किस चीज़ का बना होता है। तो निकल और लोहा, ठीक है, निकल और लोहा से निर्मित होता है आपका जो केंद्र भाग होता है पृथ्वी के अंदर का, जो कोर जिसको हम बोलते हैं उसको, वो किसका, निकल और लोहा का बना होता है। अगला पृथ्वी पर प्लेट प्रवाह को डॉट प्रकारों से वर्गीकृत किया है। तो 3, 5, 6 या 2। तो अगर बात करें यहाँ पे 3 प्रकार हैं, ठीक है, प्लेटों को देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं आपके। एक अपसारी है, अपसारी। दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा आपका अभिसारी होता है, अभिसारी। और तीसरे की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो समानांतर होता है। अपसारी में क्या होता है, जो प्लेटें होती हैं एक दूसरे से क्या होता है, विपरीत जाती हैं, इस तरीके से आपको विपरीत जाते हुए दिखाई देंगी। अभिसारी में ये दोनों पास में आती हैं, ठीक है, पास आती हैं। और समानांतर में ये दोनों पैरेलल चलती हैं। जब पैरेलल चलती है तो कोई भी क्रिया नहीं होती है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की सतह की निकटतम परत है जिसमें सभी मौसमी परिवर्तन होते हैं। मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या समताप मंडल। तो करा सभी मौसमी परिवर्तन जो आपके होते हैं उसी में होते हैं, तो ये क्षोभ मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल में सारे के सारे आपको परिवर्तन होते दिखाई देंगे, चाहे वो वर्षा हो, चाहे वो जो भी चीज़ें हों, वो सारी चीज़ें आपको यहीं पे देखने को मिलेंगी। अगला निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के मध्य महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में से एक है। कांस्य, तांबा, सिलिका या जिप्सम। तो इसका सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो सिलिका इज द राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि महासागर की परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या है। सिलिका तथा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिना, ठीक है, एल्यूमिना, या सिलिका तथा पत्थर, या निकल तथा लोहा, ठीक है। तो इसमें आपका जो सही जवाब हो जाएगा आपका वो हो जाता है सिलिका तथा मैग्नीशियम। सिलिका तथा मैग्नीशियम इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से इसको जरूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर 2021 में ये पूछा भी गया है। अगला है कि समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैली तटों को डॉट कहते हैं। तो ये कहा जाता है समुद्र भृगु कहते हैं उसको, या फिर सी क्लिफ कहा जाता है, याद रखना, ठीक है, सी क्लिफ कहा जाता है यहाँ पे। फिर अगला है यहाँ पे पृथ्वी की सतह पर चट्टानों के टूटने को डॉट कहा जाता है। मरुस्थलीय, संलग्न, या फिर अपक्षय, या फिर सल्की भवन, तो इसको अपक्षय कहते हैं अगर बात करें यहाँ पे। तो पृथ्वी की सतह को टूटने, चट्टानों के टूटने को, चट्टान जब टूटते हैं तो उसको अपक्षयन की प्रक्रिया कहा जाता है, याद रखिएगा। फिर अगला है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा गहरे लाल रंग का पत्थर है जिसका प्रयोग एल्यूमिनियम गलाने में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पे बॉक्साइट का प्रयोग करते हैं, एल्युमिनियम को गलाने में कच्चे माल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा।
अगला है मशरूम चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, तो मशरूम चट्टानों का निर्माण हवा के अपरदन के कारण होता है। मशरूम चट्टानें मतलब यहाँ पे मशरूम के आकार की चट्टानें होती हैं, विशेष करके मरुस्थलीय एरिया में ज़्यादा आपको देखने को मिलती हैं। तो हवा के अपरदन के कारण ऐसा होता है, जब हवाएं तेजी से बहती तो वहाँ पे अपरदन होने लगता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान पानी में तैरती है, तो अगर हम इसमें बात करें तो प्यूमिस चट्टान जो आपके, जिसको झावा कहा जाता है, ठीक है, ये चट्टान आपको तैरती हुई दिखाई देती है, याद रखिएगा पेपर में। इसको ज्वालामुखी चट्टान भी कहते हैं, ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी चट्टान भी कहा जाता है, क्योंकि ज्वालामुखी के चट्टान से ही बनती है ये। जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो उससे जो मैग्मा निकलता है, मैग्मा जब वो पानी में मिलता है, पानी में, और तुरंत पानी में मिलने के बाद ये ठंडा हो जाता है, ठंडा, ठीक है, जब ठंडा हो जाता है तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को प्यूमिस कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, प्यूमिस, इसी को प्यूमिस कहा जाता है, जो आपको पानी में तैरता हुआ दिखाई देता है। हिंदी में इसको झावा कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक मूल स्थल रूप है, ज्वालामुखी, शंकु, अवशिष्ट पर्वत, ठीक है, मोनाल या फिर अपरदनात्मक जलप्रपात। यहाँ पे ज्वालामुखी शंकु हो जाएगा सही जवाब आपका। फिर अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होता है, जागृत ज्वालामुखी, तो बिल्कुल सही। यहाँ पे ये अक्सर जो ज़्यादातर उद्गार आपको देखिए जागृत ज्वालामुखी में ही देखते हैं, एक्टिव वाल्केनो जो आपके होते हैं इसी में आपको उद्गार देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट है भूकंपन की तीव्रता मापने के पैमाने को क्या कहा जाता है, तो उसको रिएक्टर पैमाना कहते हैं। इसी पे भूकंप की तीव्रता जो नापी जाती है उसी के आधार पे आपकी नापी जाती है। फिर नेक्स्ट है ह्यूमस मृदा के किस भाग में पाया जाता है, ए क्षैतिज, तो यहाँ पे सही ए हॉरिजॉन जो आपका होता है इसी में ह्यूमस मृदा के आपको ह्यूमस जो है मृदा के इसी भाग में आपको देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट आपका तटीय क्षेत्रों में रात के समय हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है, क्योंकि देखिए तटीय क्षेत्रों में क्या होता है कि पहला ऑप्शन लिखा है जल भूमि की तुलना में धीमी गति से ठंडा होता है, बिल्कुल सही है यहाँ पे। इसी वजह से जो हवाएं हैं तटीय क्षेत्रों में वो क्या होता है कि जो जल होता है वो पृथ्वी की अपेक्षा बाद में ठंडा होता है, क्योंकि गर्म बहुत ज़्यादा हीट अंदर तक पहुँच जाती है, इस वजह से वो ठंडा होने में उसको समय लगता है। और जो आपका पृथ्वी है, जो भूमि है, वो जल्दी ठंडा हो जाती है, इसी वजह जो सतहें होती हैं वो हमें इस वजह से तटीय क्षेत्रों में आपका जमीन से होकर के, आपका भूमि से होकर के समुद्र की तरफ चलती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत आर्गन है, तो 1% के आसपास आपको आर्गन देखने को मिलता है पृथ्वी के वायुमंडल में। अगला है कि पाथरू घाट विद्रोह किससे संबंधित है, पाथरू घाट विद्रोह की बात हो रही है यहाँ पे। यह विद्रोह आपका अगर हम बात करें 94 में यह विद्रोह हुआ था। यह असम में पड़ता है, असम के क्षेत्र में आपका पड़ता है, याद रखिएगा, और इम्पोर्टेंट हो जाता है, इनको ध्यान से जरूर। इसको अभी पठारी घाट का विद्रोह कहते हैं, पुराना उसका नाम पाथरू घाट था, अभी इसको हम पठारी घाट बुलाते हैं, असम में पड़ता है ये। और यह एक किसान विद्रोह था, याद रखिएगा, ठीक है, किसान विद्रोह था आपका जो 1894 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस प्रकार के वनों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाती है, और कहीं पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा आपको नहीं देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित का मिलान कीजिए, हमें मिलान करना है आपको, ध्यान से देखिएगा। उष्ण क्षेत्र, तो उष्ण क्षेत्र की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो उष्ण क्षेत्र में क्या हो जाएगा, उष्ण क्षेत्र में यहाँ पे अगर देखा जाए तो उच्च तापमान हो जाता है, ठीक है। समशीतोष्ण क्षेत्र की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे मध्य तापमान रहता है, और शीतोष्ण में अगर ठंड क्षेत्र में आपका अत्यधिक ठंडा तापमान होता है। तो 1 का 3 हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका कि मोना एक ऐसा महासागर के बारे में लिखती है जो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है, इस महासागर का क्या नाम है, तो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करने वाला यहाँ पे लिखा अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर। तो इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कि हिंद महासागर। हिंद महासागर जो आपका है, इंडियन ओशियन जो आपका है, यह उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला महासागरीय अम्लीकरण पृथ्वी के महासागरों के पीएच में निरंतर कमी की प्रक्रिया है जो वायुमंडल से डॉट के अंतर्ग्रहण होने के कारण होती है। अगर मेथेन या कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन, तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है।
नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर सबसे निचला ज्ञात बिंदु डॉट को कहा जाता है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। तो पृथ्वी का सबसे निचला बिंदु है जो आपका, ये आपका प्रशांत महासागर में है। पहली बात तो ये आपका प्रशांत महासागर है, जिसको हम मैरियाना ट्रेंच बोलते हैं। मारियाना आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, क्या मारियाना, ठीक है, मारियाना ट्रेंच कहा यहाँ पे ट्रेंच कहा जाता है, इसको मारियाना ट्रेंच कहते हैं, ठीक है, मारियाना ट्रेंच कहा जाता है। अब ये बात यहाँ पे है प्रशांत महासागर में, इसी को चैलेंजर डीप भी कहा जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, चैलेंजर डीप भी कहते हैं। दोनों नाम जरूर याद रखिएगा, मारियाना ट्रेंच भी इसको कहते हैं और इसी को चैलेंजर डीप भी कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या प्रशांत महासागर। तो सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर हो जाएगा, याद रखिएगा, पैसिफिक ओशियन। अगला है कि समुद्र के पानी का दिन में 2 बार लयबद्ध रूप से उठना और गिरना कहलाता है पात, ज्वार भाटा, धारा या फिर लहर। तो 2 बार गिरना उठना, यहाँ पे ज्वार भाटा आता है वो, ठीक है, ज्वार भाटा उसको कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला है कि रूस में निम्नलिखित में से कौन सा समशीतोष्ण घास का मैदान है, अमेजन, प्रेरीज, कांगो या स्टेपीजी। तो स्टेपीज आपका रूस में मिलेगा और कहीं पे नहीं मिलेगा, ये आपका रूस का विशेष करके आपका है, रूस का घास का मैदान है। और ये तीनों के बारे में आप कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। अगला है कि समुद्र से कौन सी ऊर्जा नहीं है, समुद्र से कौन सी ऊर्जा नहीं है, तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। तो तरंग ऊर्जा भी मिलेगी, भूतापीय ऊर्जा आपको देखने को नहीं मिलेगी समुद्र में, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा आपको देखने को नहीं मिलती क्योंकि भूमि वहाँ पे है ही नहीं। अगला है कि डॉट का कॉक्स बाजार दुनिया में सबसे लंबे समय तक अटूट समुद्र तट है, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार या पाकिस्तान। तो ये आपका बांग्लादेश इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका है। नेक्स्ट है आपका कि किस देश के नाम पर रखा गया एकमात्र महासागर कौन सा है, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर। तो वहाँ पे कहा जाएगा हिंद महासागर, इंडियन ओशियन जो है वो इंडिया के नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट है कि 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी से निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में बन सकता है यहाँ पे। तो वो आपका विशेष करके तमिलनाडु जो था वो ज़्यादा प्रभावित हुआ था। ये 2021 के एमटीएस के पेपर में पूछा गया था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा अल्प आयु वलन पर्वत है, अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है, यहाँ पे अल्प आयु, ठीक है, अल्प आयु वलन पर्वत की यहाँ पे बात हो रही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एल्प्स हो जाएगा, याद रख लेना, ठीक है। सबसे अल्प आयु का वलन पर्वत अगर देखा जाए तो एल्प्स हो जाता है, याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो जरूर पसंद आएगी। पसंद आएगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।